हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CTM अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 11th साइंस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 9 है उसका लेक्चर 4 लेके आए हैं दोस्तों। तो तालियों के साथ लेक्चर नंबर 4 का स्टार्टिंग करेंगे। टन 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 टन। देवियों सज्जनों, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है भैया, आज का टॉपिक है, जिन बच्चों ने लेक्चर 1, 2, 3 नहीं देखा है दोस्तों देखाइएगा। लेक्चर 1 में हमने बात किया था, फिर लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3। दोस्तों, लेक्चर 1 में हमारा बात हुआ था बहुत छोटी छोटी बातों का। रिजिड बॉडी क्या है, फिर सॉलिड बॉडी क्या है, व्हाट इज इलास्टिक बॉडी, व्हाट इज प्लास्टिक बॉडी, व्हाट इज इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, ठीक है। फिर दोस्तों हमने वो सब लेक्चर में मिला के स्ट्रेस स्ट्रेन देखा, स्ट्रेस देखा, स्ट्रेन देखा, फिर हुक्स लॉ देखा, है ना। लेक्चर 2 में स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ा, लेक्चर 3 में हुक्स लॉ देखा। हुक्स लॉ क्या बोलना चाह रहे थे, हुक क्या बोलना चाह रहे थे कि भी स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं। ये समझना बात को। जिन बच्चों ने लेक्चर 3 नहीं देखा है उनको लोचा होने वाला है दोस्तों। लेक्चर 3 में मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब कि तुम जितना स्ट्रेस दोगे, जितना स्ट्रेस दिया तो उसके अकॉर्डिंगली ही स्ट्रेस होगा। जितना स्ट्रेस दे रहे हो या तो उतना ही तुम्हें सामने चेंजेस मिलेगा, स्ट्रेन मिलेगा, ठीक है। एग्जैक्ट परफेक्टली, है ना। ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारा फोर्स लगाऊं, बहुत सारा स्ट्रेस लगाऊं और हो इतना ही चेंज इतना ही हो लेंथ में या किसी में भी शेप में या वॉल्यूम में। समझ में आ रहा है? जितना मैं फोर्स लगाऊं उसके हिसाब से मुझे चेंज मिले, जितना फोर्स लगाऊं उसके हिसाब से मुझे चेंज मिले। वो तो तू फील कर सकता है। किसी चीज़ को पकड़, जैसे कि रबर को पकड़, रबर में एकदम ढीला ढाला रबर ले हाथ में, तू थोड़ा सा भी फोर्स लगाएगा तो वो ज़्यादा वाइड हो जाएगा। सिंपल है। वो बैंड वाला रबर बैंड है ना, वो हाथ में ले तू अभी के अभी, थोड़ा सा खींच, ज़्यादा बैंड हो जाएगा। ढीला ढाला रबर होता है उसकी बात कर रहा हूँ, फिट मजबूत वाला रबर नहीं। तो दोस्तों क्या होता है कि कम फोर्स लगाने पे भी ज़्यादा स्ट्रेन हो जाता है, ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो उसका मतलब कि सिग्मा इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, है कि नहीं। और दोस्तों, जितना फोर्स लगा रहे हो, जितना स्ट्रेस दे रहे हो, उतना ही स्ट्रेन मिल रहा है। दैट मीन्स हुक्स लॉ अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो कुछ सम मटेरियल आर देयर, दे डू नॉट एग्जिबिट्स लीनियर रिलेशन बिटवीन सिग्मा एंड ई, and some most of material exhibits linear relation between sigma and E। दोस्तों, ये मैंने लेक्चर 3 में बात की थी। बहुत अच्छी बातें होने वाली है आज के लेक्चर में। तो लेक्चर नंबर 4 शुरुआत करते हैं दोस्तों। तालियां हो जाए एक बार शुरुआत में ही। दोस्तों, लेक्चर 4 में हम बात करने वाले हैं, यहाँ से ड्राइंग करेंगे हम, जुप 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 जुप, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं देवियों सज्जनों। ये स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा बढ़िया बना देंगे, बढ़िया बना देंगे, हाँ। अब दोस्तों, ये पॉइंट O है स्टार्टिंग का। समझा रहा हूँ, सब समझा रहा हूँ मैं, ड्राइंग ही बना रहा हूँ अभी तो खाली मैं। दोस्तों, ओ हो सर, ये क्या बनाया यार, ऐसा ऐसा मत बनाइए सर, शांति रख, सब समझा रहा हूँ, चिंता नहीं करना। तो दोस्त, अभी आपके हाथ में एक रबर लीजिए, आप फटाफट रबर लीजिए एक बार, रबर को खींचिए, रबर को खींचिए। तो रबर को थोड़ा खींचोगे ना, थोड़ा खींचोगे ना, तो दोस्तों आपको क्या मिलेगा मालूम है? जितना खींच रहे हो उतना चेंजेस मिलेगा। देख ले, तो हाथ में रबर बैंड लेके बैठ, रबर बैंड लेके बैठ, जितना खींचेगा उतना तुझे चेंज मिलेगा। तो दोस्तों, रबर को खींचने में उसको 5 पॉइंट में डिवाइड किया गया है। रबर मतलब किसी भी चीज़ को खींचने में, चल मैं खींचता हूँ, टन 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 टन, O से A पॉइंट पे आया मैं, फिर थोड़ा और खींचा B पॉइंट पे आया, थोड़ा और खींचा C पॉइंट पे आया, थोड़ा और खींचा D पॉइंट पे आया, थोड़ा और खींचा E पॉइंट पे आया।
ई पॉइंट ऐसा आएगा लास्ट वाला कि रबर टूट जाएगा दोस्तों, रबर टूट जाएगा। तो दोस्तों रबर की स्टार्टिंग से लेके ओरिजिनल डायमेंशन से लेके रबर के टूटने तक के, रबर के बहुत खींच टूटा, उस टूटने तक के फ्रैक्चर पॉइंट तक के ब्रेकिंग पॉइंट या ब्रोकन पॉइंट तक के 5 पॉइंट्स लिए गए हैं दोस्तों। उन्हीं 5 पॉइंट्स में क्या क्या होता है बीच में बेचारे रबर के साथ, वो हमको उसकी दुख भरी गाथा लिखनी है। चल आ जा दोस्तों। मेरा नाम है अलकेश सर और आप देख रहे हैं दोस्तों एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लेक्चर। लेकिन ये है आपका जी नीट का लेवल तगड़ा सेट कर दूंगा। हाँ, जी नीट का लेवल सेट हो जाएगा दोस्तों। इसके बेस ऊपर से JEE लगभग 2011 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2011 में, ठीक है। तो वो तो जब भी आपका JEE का लेक्चर चलेगा उस टाइम हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी देखिए टेक्स्ट बुक का थॉट ले लीजिए तो आपको तकलीफ नहीं पड़ेगा। देखो ओ से ए रीजन की बात करता हूँ। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। O to ए रीजन, ठीक है, O to ए रीजन। O to ए में बात कर रहा हूं मैं स्टार्टिंग से ही आपको कि भाई पहला, जब O से A तक खींचते हो आप रबर को, मतलब स्टार्टिंग में जब आपने रबर को खींचा, ये सिचुएशन है, तब आप देख पा रहे हो दोस्तों स्ट्रेस एंड स्ट्रेन दोनों कैसे हैं, प्रोपोर्शनल में है। देखो लीनियर रिलेशन है। कैसा लीनियर रिलेशन है दोस्तों? दैट मीन्स दे ओबेड या तो ओबे हुक्स लॉ। ओ हो। तो स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ को आप खींचते हो, किसी भी चीज़ को खींचते हो तो स्टार्टिंग के पोर्शन में थोड़ा सा खींचोगे तब वो हुक्स लॉ को ओबे करेगा, ओबीडेंट बच्चा है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ओ से ए के बीच में, ओ से ए के बीच में, ओ से ए के बीच में, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, डी यहाँ पे और ई टूट गया रबर। ओ से ए के बीच में आप कहीं पे भी किसी भी जगह पे रबर को छोड़ते हो, जुप रबर वापस उसकी जगह पे चला जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओ से ए पॉइंट यहाँ पे है, ए पॉइंट यहाँ पे है, मैं रबर को यहाँ से खींचता हूँ और यहाँ पे छोड़ देता हूँ, जुप अपनी जगह वापस ले लिया। यहाँ पे खींचता हूँ, जुप अपनी जगह वापस ले लिया। ए तक ऐसा रहेगा कि पार्टिकल को या तो बॉडी को या रबर को कहीं भी छोड़ दूँ मैं तो वो वापस अपनी जगह ले लेता है दोस्तों। ठीक है, तो मैं लिखूँ क्या, व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स या तो अप्लाइड फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड, बॉडी has tendency to regain its original dimension। ठीक है, ओरिजिनल डायमेंशन। when deforming force is removed, आप between O to A हो, O to A रीजन चल रहा है तो ठीक है, चला जाओ। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, आप देख पा रहे हो दोस्तों O से A तक ही लीनियर रिलेशन मिल रहा है स्ट्रेस और स्ट्रेन में। तो दोस्तों ए को क्या बोलेंगे मालूम है? ए के बाद देखो दोनों प्रोपोर्शनल नहीं है तो ए को बोलेंगे दोस्तों प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। क्या बोलेंगे? प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। तो लिखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे फटाफट चलो। ए इज प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। ठीक है, क्लियर है, ओके, डन हो रही है बातें, डन हो रही है, ठीक है, चला जा दोस्तों। अभी O से A, OA जो रीजन है उसमें पार्टिकल को कहीं पे भी, मतलब बॉडी को कहीं पे भी छोड़ रहा हूं तो अपना जगह वापस ले रहा है, मतलब दोस्तों O से A वाले रीजन को मैं इलास्टिक रीजन बोल दूंगा। बिल्कुल सही हो जरा। चलो OA का स्लोप फाइंड करना हो तो सिंपल है सर, स्लोप तो फाइंड कर पाएंगे ना हम। जोब ये थीटा है, थीटा मतलब टेन थीटा मतलब सामने वाला अपन पास वाला। सामने वाला मतलब मैं तो पहले बोलता हूँ, बच्चों जो मेरे से 11वीं में पढ़े उनको पता है कि y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, तो y एक्सिस पे कौन है? स्ट्रेस, और x एक्सिस पे कौन है? स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन सर लेक्चर 3 में हमने देखा था हुक्स लॉ में, सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू E, के ई
हो सर, हुक ने क्या कहा था, सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू ई, छोटे से फॉर द स्मॉल डिफॉर्मेशन, फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन, थोड़ा सा डिफॉर्मेशन के लिए जो स्ट्रेस और स्ट्रेन होता है वो प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था के, तो ये ई नीचे जाएगा, सिग्मा बाई ई। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को क्या कहते हैं दोस्त, के कहते हैं। के मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्या बोलेंगे, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है दोस्तों, मैं समझा रहा हूं दोस्तों, यही मेरा मेन टॉपिक होने वाला है। के को क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। दोस्तों बहुत गंभीर बात बोलने जा रहा हूं, कभी कभी एक मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं स्कूल के एग्जाम्स में, बोलते हैं इन स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व या स्लोप में ओए रीजन का स्लोप क्या शो करता है, बोलिए। यस सर, यस, के शो करता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी शो करता है। तो ये है आपका ओ से ए की बात, ओ से ए की बात। एक मिनट रुक जा, दिख रहा है आपको, दिख रहा है, चलो भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये नीचे का कट रहा है तो लिखा ना आपने साथ साथ में, व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड बिटवीन ओ टू ए रीजन बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, ओके ओके दोस्तों। अब आएंगे हम ए टू बी वाला पोर्शन। चलिए दोस्तों, ए टू बी में आप देख पा रहे हैं, थोड़ी सिचुएशंस लिख रहा हूँ मैं। ए टू बी वाला जो पोर्शन है ये रहा, उसमें दोस्तों मुझे दूर दूर तक नहीं दिख रहा है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन इको मतलब प्रोपोर्शनल में हो। तो इन दिस रीजन सिग्मा एंड ई आर नॉट इन प्रोपोर्शन, so do not obey हुक्स लॉ, हुक्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके। इसमें क्या होता है, बी तक, अभी भी बी तक मैं अभी भी ए तक खींचा और बी तक ले जाऊं और बी तक ले जाऊं दोस्तों, तो जरूर से सिग्मा और ई प्रोपोर्शनल में नहीं रहेंगे। प्रोपोर्शनल में नहीं रहेंगे मतलब क्या है मालूम है, कि अब आप जितना आप फील करोगे, अब जितना खींच रहे हो उतना आपको चेंजेस नहीं मिलेगा। ए तक मिला, ए से बी रीजन में आगे थोड़ा और गए तो ऑब्वियसली ए और बी रीजन में आपको सिग्मा और ई प्रोपोर्शनल में नहीं मिलेगी। मतलब आप जितना खींचोगे उतना आपको चेंज नहीं मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा कम मिलेगा, पर परफेक्ट उतना चेंज नहीं मिलेगा, आप ऑटोमेटिकली फील कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो मतलब हुक का लॉ जो है ओबे नहीं करता है। ठीक है, लेकिन एक खासियत है इस रीजन की, बी तक, अभी भी बी तक रबर में जान बाकी है, रबर में जान बाकी है। ए तक खींचा, छोड़ा, वापस अपना जगह लिया। तू बी तक भी खींचेगा, छोड़ेगा तो अपना जगह वापस ले लेगा। मतलब कि व्हेन लोड इज रिमूव्ड, या तो वही डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड बिटवीन ए टू बी रीजन, body has a tendency to regain its original position. Body regain its original dimension. क्या बात है, मतलब कि अभी भी इलास्टिसिटी जिंदा है। तो मतलब बी तक दोस्तों इलास्टिसिटी जिंदा है। हाँ, बी के बाद आप थोड़ा भी खींचोगे, पार्टिकल अपनी जगह कभी नहीं ले पाएगा दोस्त, कभी नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ दोस्तों कि बी इज अ यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट को दूसरी भाषा में बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। बस अब पत गया, अब थोड़ा भी बी से आगे और खींचा तूने तो सत्यानाश, अब वो वापस अपनी जगह नहीं लेगा दोस्त। हाँ, ज़्यादा नहीं फॉर्म में आता, चलो और खींचता हूँ, वो दोस्तों परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा, परमानेंट सेट हो जाएगा, वापस नहीं आएगा अपनी जगह पे। ठीक है दोस्तों, बी मतलब यील्ड पॉइंट इलास्टिक लिमिट है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम इलास्टिक लिमिट। तो दोस्तों मैं बोल सकता हूँ ओ से लेके बी तक, ओ टू बी, ये
इलास्टिक बिहेवियर होता है, बोलो हाँ या ना। ओ से लेके बी तक, तो आपको है ना ऐसे करना है, ऐसे एग्जाम में थोड़ा अच्छा दिखे ऐसे करना दोस्त, ऐसा करके लिख देना है इलास्टिक बिहेवियर। चलेगा? चलेगा, ठीक है दोस्त, ठीक है, ठीक है। चलो आ जाओ आगे। अब दोस्तों ये आप समझना बात को कि रबर को बी तक खींच रहा तो भी टूट नहीं रहा है, वो उसका स्ट्रेंथ है, जबरदस्त लेवल का स्ट्रेंथ है, वापस अपनी जगह लेने का भी स्ट्रेंथ है उसके पास दोस्तों, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं बी करस्पॉन्डिंग स्ट्रेंथ is called yield strength। yield strength बोलेंगे बी पॉइंट के करस्पॉन्ड में, बी पॉइंट के करस्पॉन्ड में जो स्ट्रेंथ होता है रबर के पास उसको बोलेंगे yield strength। हाउ इज दैट? क्लियर हो रही है बातें? क्लियर हो रही हैं आपको, है ना? मैं आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। ओ मेरा यार है रब वर्गा, इश्क करो या करो इबादत। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बोल पूरा का पूरा सेम सेम। देखो ये तो ये तो ये व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स या लोड, तो ये ए इज प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, बी इज इलास्टिक लिमिट। पूरा वो का वही पिक्चर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, पूरा वो का भी आपको मगअप नहीं करना पड़े, कंप्लीटली एकदम जोरदार लेवल का याद हो जाए दोस्तों। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बोल हाँ या ना। क्लियर हो रही है बातें? ठीक है। अब दोस्तों बी पॉइंट के बाद आता हूं मैं, एक बार रफ करना पड़ेगा, बी पॉइंट के बाद आता हूं। दिख रहा है आपको? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो स्क्रीनशॉट क्लियर है? हाँ सर बी तक तो हम पहुंच गए। बहुत इजी है दोस्तों, भले ही बुक में आपको टफ लग रहा हो, बहुत इजी है ये, बहुत टॉपिक इजी है, चिंता नहीं करना। चलो आ जाओ फिर से एक बार। आफ्टर बी पॉइंट, आफ्टर पॉइंट बी दोस्तों, आफ्टर पॉइंट बी आपको एक ऐसा गजब लेवल का लोचा देखने को मिलेगा, लोचा देखने को मिलेगा। देखना आप जरा आफ्टर पॉइंट बी क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना तो मजा आएगा। बी पॉइंट के बाद देखो तो जरा, एक मिनट हो, गुच्चम गुच्ची नहीं हो जाए, मज़ा नहीं आएगा। ये मैं ये हटा दे रहा हूँ, आपको दिख रही है? ठीक है दोस्तों, हाँ ए को प्रोपोर्शनलिटी लिमिट और बी को इलास्टिक लिमिट, ठीक है। हाँ बाद में लिख देता हूँ, रुकना मुझे काम है इसलिए। अब देख दोस्त आराम से, बी ये रहा, बी के अकॉर्डिंगली करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट बी स्ट्रेस ये रहा जो हो वो। अब देखिए आप दोस्तों बी पॉइंट के बाद सी पॉइंट तक, सी पॉइंट तक जा रहा हूं मैं, सी ए बी सी है ना, ये खींचा ओ, ओ से ए और खींच रहा हूं बी और खींच रहा हूं सी, तो ये बात तो सॉल्व हो गई, ये बात तो सॉल्व हो गई। अब बी और सी के बीच का रगड़ा है, बी और सी के बीच में क्या सिचुएशन होगा रबर का बताए? देखो दोस्तों बी और सी के बीच में जब जा रहा हूं तो स्ट्रेस तो कम है, स्ट्रेस तो इतना ही पड़ रहा है, लेकिन उसके सामने ये रहा पहले स्ट्रैंड और बाद में स्ट्रैंड। ओ बाप रे सर, तो स्ट्रेस इतना ही है बी और सी के बीच में और स्ट्रेन इतना सारा है, स्ट्रेन इतना सारा आप देख पा रहे हो, इतना और ये इतना सा, मतलब कि बी पॉइंट के बाद बॉडी को हम थोड़ा सा भी खींचेंगे, थोड़ा सा भी खींचेंगे तो उसमें ज़्यादा लेंथ में चेंज होगा या कुछ भी ज़्यादा चेंज होने वाला है। दिख रहा है? फील हो रहा है? फील हो रहा है? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? फील हो रहा है? समझ में आया? भाई बी से सी पॉइंट के बीच में स्ट्रेस कम है, बहुत ही कम स्ट्रेस, थोड़ा सा डिफॉर्मिंग फोर्स देगा ना और बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। ये रहा दोस्त, तो लिख ले लिख ले लिख ले लिख ले। आफ्टर पॉइंट बी फॉर स्मॉल स्ट्रेस, फॉर स्मॉल स्ट्रेस देयर इज, या तो लिख सकते हैं दोस्तों स्ट्रेन इंक्रीजेज रैपिडली। और ये कब तक चलने वाला है मालूम है दोस्तों? पॉइंट बी तक चलने वाला है, पॉइंट डी तक चलने वाला है ये सब सिस्टम। बिटवीन पॉइंट बी टू डी, हाँ फिर से एक पॉइंट लिख दे, स्ट्रेन इंक्रीजेज
रैपिडली। क्लियर है दोस्तों, ये डी तक चलने वाला है। हाँ, मैं आगे आ रहा हूँ, डी पॉइंट पे शांति रखना, लेकिन एक पॉइंट लिख दो, आपकी बुक में लिखा हुआ है इसलिए। ये कार्यक्रम कहाँ तक चलने वाला है? डी तक चलने वाला है। आप देख पा रहे हो कि बी से डी तक जाओगे तो उतना स्ट्रेस होगा, और बी से डी तक जाओगे इतना स्ट्रेन होगा। बोल हाँ या ना। इतुक से स्ट्रेस के लिए इतना सारा स्ट्रेन है, तो ये डी तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, डन है, क्लियर है। थोड़ा सा वापस आ जाते अपने लेवल पे। हाँ ठीक है, चलो आ जाओ। हाँ, मैं सब ड्रॉ वापस आपको लिख के बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना। अब दोस्तों 8 पॉइंट सी का तो क्या कहना है सर, खुद मर के जी रहा है पॉइंट सी, खुद मर के जी रहा है सर। जैसा ही पॉइंट सी तक लाया मैंने बॉडी को, जैसा ही पॉइंट सी पे लाऊंगा ना दोस्तों, क्या होगा पता है आपको? पॉइंट सी पे लाके मैं यदि बॉडी पर से फोर्स रिमूव कर देता हूं तो देयर इज अ परमानेंट सेट इन बॉडी will never get its original dimension. It has no tendency to regain its original dimension दोस्तों। 8.C, when load is removed, body does not regain its original dimension. That means there is permanent set in body. There is a permanent settlement हो जाएगा बॉडी का। वो कैसे, मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो दोस्तों, सी पे लाऊंगा ना और अब रबर को छोड़ दिया तो कभी भी वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन नहीं ले पाएगा दोस्तों, कभी भी। कैसा होगा मालूम? अब छोड़ दो तो कुछ ऐसा सीन मिलेगा। ओ हो सर, ओ डैश, इसी को बोलते हैं परमानेंट सेट। क्लियर है दोस्तों? यही बात समझानी थी आपको कि सी पर लाने के बाद यदि मैं उस पर से फोर्स या लोड छोड़ देता हूं तो क्या सिचुएशन होने वाला है? सी वापस कभी ओ पे नहीं आएगा, मतलब कि बॉडी कभी भी ओ पे नहीं आएगा, थोड़ा सा वेरिएशन हमेशा के लिए उसमें रह जाएगा। ठीक है, पॉइंट एरर आएगा, लेकिन एरर तो आएगा ही आएगा। ठीक है दोस्तों, दिस टाइप ऑफ एंड परमानेंट सेट होता है इज कॉल्ड परमानेंट डिफॉर्मेशन। ऐसा लिखा हुआ है, परमानेंट डिफॉर्मेशन, या तो बोल सकते हैं दोस्तों प्लास्टिक डिफॉर्मेशन या प्लास्टिक बिहेवियर, ऐसा भी बोल सकते हैं हम दोस्तों। ठीक है, बोलिए हाँ या ना। क्लियर है? तो देखो दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको, ये सी के बाद का जो ये पूरा जो एरिया है इसको बोलेंगे प्लास्टिक रीजन। ठीक है, बी को क्या बोलते हैं दोस्तों? लिख लो, वापस लिख लो, काम में आने वाला है, इलास्टिक लिमिट। ठीक है, ए क्या था? प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। ये सब चीज़ें लिख दो वापस, अच्छा लगेगा बुक वाले को। ठीक है, हाँ, और आप ऐसा कर सकते हो, बी से ओ को क्या बोल सकते हो दोस्तों? इलास्टिक रीजन दोस्तों, इलास्टिक रीजन। ठीक है, बोलो हाँ या ना। क्लियर है? चलो, अब आते हैं दोस्तों पॉइंट डी पे। 8 पॉइंट डी दोस्तों, पॉइंट डी पे क्या होता है आप देख पा रहे हो। पॉइंट डी पे लातो भी इधर थोड़ा पॉइंट डी को, पॉइंट डी के बाद देखो स्ट्रेस ऊपर नहीं जा रहा है, तो ये पॉइंट डी पे हमको मैक्सिमम स्ट्रेस देखने को मिलता है। पॉइंट डी पे मैक्सिमम स्ट्रेस देखने को मिलता है, आपको दिख रहा है? क्लियर है, मैक्सिमम स्ट्रेस देखने को मिल रहा है आपको। और दोस्तों फिर पॉइंट ई पे बात आ जाती है। ई पे दोस्तों, पॉइंट डी के बाद यदि अपने और खींचा पार्टिकल को, तो पॉइंट डी के बाद पार्टिकल यहाँ पे भी टूट सकता है,
इस पॉइंट पे डी पॉइंट तो आ गया, अब उसके मैक्सिमम औकात हो गई दोस्त। अब तूने खींचा ए बी सी डी, पत गया, अब डी से आगे गया तो कभी भी किसी भी टाइम नैया डूब सकती है, किसी भी टाइम रबड़ टूट सकता है दोस्त। सर स्ट्रेस सहन करने का हर एक इंसान का एक लिमिट होता है, हर एक ऐसे ही हर एक बॉडी का एक लिमिट होता है, ठीक है। तो डी के बाद ई पॉइंट को बोलते हैं दोस्तों फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट, अब सुनना दोस्तों, बहुत गजब लेवल की बात बोलने वाला हूं। मैं क्या बोलता हूं, मान लो डी के बाद पार्टिकल तुरंत यहां पे टूट जाता है, तो इसी को मैं तो ई पॉइंट बोलूंगा। जहां टूटा वहां ई नाम दे देना, ठीक है। इनाम दे देना मतलब ई नाम दे देना उसको, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं, इफ डी एंड ई के बीच का डिस्टेंस, डी और ई के बीच का डिस्टेंस बहुत नज़दीक हो, बहुत नज़दीक हो, डी के बाद तुरंत पार्टिकल टूट जाए, मतलब डी और ई के बीच का डिस्टेंस बहुत ही नज़दीक हो, तो ऐसे पार्टिकल को दोस्तों ब्रिटल पार्टिकल या ब्रिटल बॉडी बोलेंगे। तुरंत टूट गया, तुरंत टूट गया। इफ डी एंड ई आर फार फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बहुत दूर है, मतलब कि और खींच रहा हूँ, यहाँ पे आके पार्टिकल टूट रहा है, यहाँ पे आके बॉडी टूट रहा है, मतलब कि और मैं खींच सकता हूँ, खींचने वाला बॉडी है, तो उसको दोस्तों बोलेंगे डक्टाइल। बोल हाँ या ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो दोस्तों कभी कभी एग्जाम में, बस हो गया फिनिश, एग्जाम में डक्टाइल का और ये इसका ब्रिटल का डेफिनेशन पूछते हैं, तो आप लिख सकते हो आराम से। हाँ, यहाँ पे आ जाता हूँ मैं। व्हाट इज ब्रिटल पार्टिकल या ब्रिटल बॉडी, बोलिए दोस्तों ब्रिटल बॉडी क्या। तो दोस्तों ऐसा बोल सकते हैं दोस्तों कि जिसका डी और ई के बीच का प्लास्टिक रीजन कम हो उसको ब्रिटल बोलते हैं। और डक्टाइल को क्या बोलेंगे, डी और ई के बीच का प्लास्टिक रीजन क्या हो, ज़्यादा हो, ठीक है। ऐसे एक पार्टिकल है दोस्तों इलास्टोमर। इलास्टोमर, इलास्टोमर पार्टिकल है, एक बार देख ले। इलास्टोमर पार्टिकल है दोस्तों, उसमें ये है कि इलास्टोमर नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, देयर इज नो प्लास्टिक रीजन, ओनली इलास्टिक रीजन, दैट्स इट दोस्तों। ये है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लेक्चर और आपका बहुत तगड़ा वाला लेक्चर है दोस्तों। आप वीडियो कैसा लगा ज़रूर से आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ये बहुत मज़े वाली बात है दोस्तों, बच्चों को बहुत तकलीफ पड़ती है, हर साल तकलीफ पड़ती है, लेकिन आप ऐसा एग्जाम में लिखोगे ना पॉइंट बना के, ओ से ए तक, ए से बी तक, फिर बी के बाद फिर सी पे, डी पे, ई पे, तो आपको बहुत ईजी पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, वीडियो देखते रहिए आरती क्लासेस के। और ये ओनली एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जो जी नीट वाले बच्चों तैयार रहो दोस्तों, आरती की चैनल को सब्सक्राइब करो और बहुत अच्छी अच्छी वीडियो के लिए तैयार रहो, यूट्यूब लाइव के लिए तैयार रहो। आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा यूट्यूब लाइव का। और सोहम सर के फिजिक्स के लेक्चर, ओ बाप रे, माइंड ब्लोइंग, मतलब जोरदार लेवल के होते हैं। और दोस्तों दूसरा, आराध्य का एप्लीकेशन भी है, आराध्य का एप्लीकेशन भी है, प्ले स्टोर में आप डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। और बहुत ही कम कॉस्ट में आप उसमें ज्वाइन भी हो सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।